हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 11 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म 6 को डिस्कस करेंगे जो कि है मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन की मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो ये आपका इंटीग्रल फॉर्म 6 है, याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे और भी फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो इंटीग्रल फॉर्म है ये आज तक पेपर में आया नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो आधे से ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। आधे से ज़्यादा क्या 80% बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों है? अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो ये dx स्क्वायर है। अभी तक हमने जितने भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करे वहाँ पे आपका dx नज़र आता था और यहाँ पे आपका हमेशा dx नज़र आता था। तो यहाँ पे आपके पास कुछ स्पेशल टर्म आ गई है। तो अगर आप देखेंगे तो d के आगे हमेशा x जो नज़र आता था उसकी पावर हमेशा 1 होती थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे यानी कि d के आगे जो टर्म थी वो लीनियर पॉलिनोमियल था, जबकि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है। और यहाँ पे d के आगे जो टर्म आई है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ चुका है। तो ऐसी टर्म्स अब हमारे पास आएगी मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के अंदर। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक को हमें लीनियर पॉलिनोमियल में बदलना पड़ेगा। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो इंटीग्रेशन करना यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर में बदलना पड़ेगा और इसको भी लीनियर में बदलना पड़ेगा। तो याद रखिए d के आगे जब लीनियर पॉलिनोमियल ही होगा तभी जाके इंटीग्रेशन होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो इस क्वाड्रेटिक को लीनियर में हमें बदलना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम गिवन लिख देते हैं जो कि हमें यहाँ पे x⁴ प्लस x² प्लस 1 और यहाँ पे d ब्रैकेट में x² दिया हुआ है। तो इसको लीनियर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² को हम t रख देंगे। तो याद रखिएगा x² को अगर हम t रखेंगे तो इस क्वाड्रेटिक को मैंने यहाँ पे t⁴ मान लिया है। t यहाँ पे t⁴ क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x² है वहाँ हम t पुट कर देंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका कितना, ऑब्वियस सी बात है x² की वैल्यू t है तो t⁴ की वैल्यू t² हो जाएगी यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लस x² की वैल्यू t है तो इसको हम t लिख देंगे, प्लस 1 लिख देंगे और ऑब्वियस सी बात है ये dt हो जाएगा आपका। अब आप जैसे कि देख सकते हैं ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल बन चुका है यहाँ पे d के आगे। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ प्लस यहाँ पे t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2 प्लस यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, क्योंकि यहाँ dx है, dx नहीं है ये dt है। तो याद रखिएगा अगर dx होगा तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा और dt होगा तो 1 का इंटीग्रेशन t होगा। तो यहाँ पे d के आगे जो टर्म होती है 1 का इंटीग्रेशन वही आ जाता है प्लस का c। तो यहाँ पे ये आ गया। लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में है तो हमारा आंसर भी x की टर्म्स में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो हमारा ये आंसर आया है इसको हम x से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे t³ को क्या लिखेंगे, अगर हम क्यूबिंग करते हैं तो यहाँ पे t³ की वैल्यू x⁻6 आ जाएगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x⁻6/3 प्लस t² की वैल्यू x⁻4 हो जाएगी तो x⁻4/2 प्लस t की वैल्यू यहाँ पे x² है तो यहाँ x² हो जाएगा प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। सेम टू सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम e⁻x को t पुट कर देंगे। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले हम गिवन लिख देते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, इंटीग्रेशन sin x e⁻x, यहाँ पे है d e⁻x। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे दे रखा है। तो पुट e⁻x = t। तो e⁻x को हम क्या कर देंगे, t पुट कर देंगे। तो देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन, ये हो जाएगा हमारा t और ये हो जाएगा dt। तो sin t dt हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos t हो जाएगा, cos t प्लस का c। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन x में है आपका, x की टर्म्स में, तो आंसर भी आपका x की टर्म्स में होना चाहिए। तो ये माइनस का cos t की वैल्यू वापस से हम e⁻x पुट कर देंगे तो e⁻x प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो मिसलेनियस प्रॉब्लम में आपको सिंपल एक बात करनी है कि यहाँ पे d के आगे जो भी टर्म है उसको आप t मान लीजिए, उसको लीनियर में चेंज कर लीजिए और यहाँ पे बाकी की टर्म भी आपकी लीनियर में चेंज आएगी। इंटीग्रेशन करके वापस जिसकी टर्म्स में क्वेश्चन है उसी की टर्म्स में इसका आंसर लिख दीजिए। अगर x में क्वेश्चन है तो x में आंसर, e की पावर में क्वेश्चन है तो e की पावर में आप आंसर छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 13 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको f' की वैल्यू दे रखी है जो कि ये है, और यहाँ पे f1 की वैल्यू 0 दे रखी है और हमें यहाँ पे fx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए पहले हम गिवन लिख देते हैं। f' की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो है 3x² - 2/(x²)
एक्स क्यूब, तो ये हमें दे रखा है और साथ ही साथ f1 की वैल्यू हमें यहाँ पे 0 दे रखी है। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूँ एफ डैश एक्स होता क्या है। मान लीजिए एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, अगर आप इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाता है आपका एफ डैश एक्स। तो यानी कि ये एफ एक्स का डेरिवेटिव है। एफ डैश एक्स क्या होता है? एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो यहीं पर अगर हम इसी एफ एक्स के डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर देते हैं, यानी कि एंटी डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो ये आ जाता है आपका एफ एक्स। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स मिलेगा और इस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस आपको एफ एक्स मिल जाएगा। तो आपको ये याद रखना, अगर आपको एफ डैश एक्स से एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आपको डैश हटाना है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। साथ ही साथ ये भी कंडीशन हमें दे रखी है, इसका भी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा 3x² माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है ये एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे 3 को बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे x² डी एक्स हो जाएगा, माइनस का 2 बाहर ले लेते हैं 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग ले लिया इंटीग्रेशन को हमने। तो यहाँ से जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी हमारी, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगी 3x² का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा इनटू में, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2। और देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होता है मैंने आपको बताया था, ये होगा -1 अपॉन 2x⁻² प्लस c। तो ये आपको शॉर्टकट तरीके से मैंने बताया था, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं पता कि 1 अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन -1 अपॉन 2x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से हम इस 2 को कैंसिल कर देते हैं और इस 3 से हम इस 3 को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से जो एफ एक्स की वैल्यू हमारी फ़िलहाल के लिए आएगी वो है एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x² प्लस का c। तो ये हमारा आंसर अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है, क्योंकि हमें ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे दे रखी है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। नाउ आप यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे f1 की वैल्यू 0 दे रखी है, तो ये आपकी fx की वैल्यू है। तो अगर आप गौर से देखेंगे f को f से कंपेयर करेंगे तो x की जगह यहाँ पे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम x की जगह क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो इससे होगा क्या, x की वैल्यू 1 पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम 1 पुट करेंगे तो f1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस का c। तो यहाँ से हम f1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 0 दी हुई है, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो ऑब्वियस ही बात है 0 इक्वल टू, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस c, क्योंकि ये भी आपका 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे, तो c की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0 इक्वल टू 2 प्लस c, और c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2। तो ये जो c की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में यूज़ कर लीजिए। तो c की वैल्यू मिल गई यूजिंग इन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ से हमारी जो अब एफ एक्स की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन x² और प्लस का c की वैल्यू है -2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। ये हमारी फाइनल आंसर होगी जहाँ पे हमने c की वैल्यू निकाल ली है। अगर मान लीजिए ये कंडीशन आपको कहीं भी दी हुई है तो इसका मतलब ये रहता है कि आपको c की वैल्यू निकालनी ज़रूरी है। अगर ये कंडीशन नहीं दी होगी तो यही आपका आंसर फाइनल आंसर माना जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसी कंडीशन आपको दी जाए, एफ एक्स की वैल्यू जब भी आप निकाल लेंगे तो यहाँ पर अगर f2 दिया होगा तो x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि f1 की वैल्यू यहाँ पे हमें 0 दी हुई है। तो x की वैल्यू 1 पुट करके f1 की वैल्यू जो हमारी आई वो थी हमारी 2 प्लस c, और यहाँ पे f1 की वैल्यू 0 हमें क्वेश्चन में दी हुई, तो ये पुट करने के बाद हमें c की वैल्यू मिल गई। और c की वैल्यू वापस इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमें f(x) की वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में भी मिल गई है, प्लस c की फॉर्म में यहाँ पे नहीं मिला है हमें आंसर। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 9.2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x√x प्लस 4√x प्लस 5 dx। तो इसका हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो पहले तो हम इस x को कंबाइन कर देंगे। तो x√x होता है आपका, यहाँ पे हम 3
x की पावर ये आपका हो जाएगा 3/2। अगर आपको नहीं पता तो कैसे हुआ, ये x की पावर 1 है, रूट x को हम x की पावर हाफ लिखते हैं, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी तो x की पावर 1 + 1/2 1 + 1/2 होगा। और इसका अगर आप 1 और 1/2 को ऐड करेंगे यानी कि एलसीएम लेंगे तो ये x की पावर 3/2 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा तो यही आएगा आपका। प्लस यहाँ पे आपका है 4x की पावर 1/2, इसको भी आप 1/2 लिख दीजिए, प्लस 5 लिख दीजिए, आगे dx लिख दीजिए। चलिए यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन को अलग अलग ले लेते हैं। तो 3 बाहर, x की पावर 3/2 dx ले लेते हैं, प्लस 4 यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x की पावर 1/2 dx यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 5 को भी बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1.dx। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3। ये इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n जो कि होता है x की पावर 5/2 और यहाँ पे 5/2 हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, नहीं पता तो ऐसा होता है। देखिए इंटीग्रेशन अगर आप 3/2 dx कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1। तो आप अगर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 5/2 और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 5/2। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये आपका आ गया फाइनली। इस तरीके से करके ये आपका रफ करके आप हटा दीजिएगा इसको, और प्लस यहाँ पे 4 होगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, ये आ जाएगा x की पावर 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 2। तो इनटू में यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5, x का 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है प्लस c, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 6x की पावर 5/2 अपॉन यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे 4 2 जा 8 अपॉन 3, x की पावर 3/2 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 5x और यहाँ पे प्लस c आ जाएगा। तो ये है आपका फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। तो इस प्रकार हमारा पहला वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर x + 5/x - 1 अपॉन x की पावर 1/3 x की पावर 1/3 dx। तो ये हमारे पास है। तो देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो बड़े आराम से हो जाएगा, ये 1/x है, इसका भी हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन आसान नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो यहाँ से पावर में चेंज आएगा, ये प्लस का 1/3 पावर है, न्यूमरेटर में जाने पे ये पावर माइनस का 1/3 हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर x dx प्लस 5 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/x dx लिख देते हैं, माइनस यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ इंटीग्रेशन x की पावर माइनस का 1/3 dx लिख देते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया है। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 2 की पावर x अपॉन log 2, ये आपका कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है और ये a की पावर x का फॉर्मूला है, a की पावर x अपॉन log a, बेस में आपका e है, प्लस 5 यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा और माइनस यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन देखिए इसका क्या होगा, ये होगा x की पावर माइनस का 1/3, इसको रफ में हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 1/3 + 1 अपॉन माइनस का 1/3 + 1, ये आ जाएगा प्लस का c। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 + 3 अपॉन 3 और यहाँ पे हो जाएगा -1 + 3 अपॉन 3 एलसीएम लेने के बाद। जबकि अगर हम इसको सॉल्व करते हो तो x की पावर 3 - 1 हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे भी आ जाएगा 3 - 1 2/3, 3 आपका तीसरी लाइन वाला पहली लाइन में आ जाएगा। तो ये आपका इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देते हैं 2/3 और यहाँ पे लिख देते हैं 2 यहाँ 3 यहाँ प्लस का c। तो ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से करना है, इसी तरीके से पेपर में कीजिएगा। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन रफ में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, गड़बड़ ना हो इसके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर से ऊपर का पेपर में आपके लिए नहीं आएगा। तो फिलहाल मैं इसको अभी मिटा देता हूँ। तो ये काम आप रफ में करिएगा, इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। बाकी 2 का इंटीग्रेशन इसी लाइन में हो चुका है तो इसका इंटीग्रेशन भी इसी लाइन में कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन समाप्त होता है। तो इस प्रकार हमारे ये वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क कर लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। चलिए 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए है इंटीग्रेशन, ये है 2 - 3x पहले ब्रैकेट में, 3 + 2x दूसरे ब्रैकेट में, 1 - 2x ये आपका तीसरा ब्रैकेट है। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम रहेगा हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 या 6, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 2x के साथ जो कि होगा प्लस का 4x, और यहाँ पे माइनस का 3 3 या 9x, माइनस का 9x हो जाएगा,
और यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे होगा माइनस का 6x², तो माइनस का 6x² आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2x dx। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 6, यहाँ होगा माइनस का 5x माइनस का 6x² और यहाँ पे होगा 1 माइनस 2x dx। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए अगर मैं 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा, ये पूरा ब्रैकेट ही आएगा, इसका मतलब यहाँ पे 1 को मैं इस पूरे ब्रैकेट के साथ लिखूँगा तो ये आ जाएगा 6 1 जा 6 माइनस यहाँ पे 5x माइनस का 6x²। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके आपका ये आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, इस माइनस के 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म के साथ, पहले पहली टर्म के साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 12x, फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 10x²। देखिए 5 2 जा 10x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 12x³ तो x³ हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है आपकी तो ये 6 आप पहले लिख दीजिए कांस्टेंट टर्म। अब x वाली टर्म को ऐड करते तो x वाली टर्म एक ये है और एक ये है, तो इनको हम ऐड करेंगे तो माइनस का 17x आ जाएगा। तो x वाली टर्म भी हो चुकी है, कांस्टेंट वाली टर्म भी हो चुकी है। अब x² वाली टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये रहा और ये रहा, ये प्लस का 4x² हो जाएगा, आप देख सकते हैं, प्लस का 10 माइनस का 6 प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म भी आपकी हो चुकी है और लास्ट में आपका यही बचा है तो 12x³ dx हो जाएगा। तो अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ डायरेक्ट क्योंकि बहुत लंबा जा चुका है क्वेश्चन। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 6x माइनस 17, ये आएगा x²/2 माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस, माफ़ कीजिएगा ये प्लस होगा, प्लस ये x² का इंटीग्रेशन x³/3। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 12x⁴/4 प्लस का c। तो यहाँ से अगर हम 4 के टेबल में काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 4 3 या 12। तो फाइनल आंसर जो आपका आया वो आएगा आपका, पहले मैं इस वाली टर्म को लिख देता हूँ 3x⁴, फिर ये वाली टर्म लिखता हूँ प्लस 4/3 x³, फिर ये वाली टर्म लिखूँगा माइनस 17/2 x², और फिर आएगा प्लस का 6x और प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।